बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I welcome you all in this third session of business law. 5 sessions were planned for this paper, CAF 3 business law, and from today we will start the mercantile law portion of business law, and this session will go on till 10th February. Today is 8th February. There will be another session on 9th February and 10th February. The timing will be from 6 p.m. to 8:30, and it can go beyond 9:30, a slight 15 to 20 minutes. And there will be suitable breaks also. All these sessions are being attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala and Peshawar. These sessions are also available live at ICAP's Facebook page, which is icap.ca-students, and these sessions will remain available on ICAP Facebook pages for later referral. The students who are using these videos or watching live can ask their questions in the comment section, and sir has kindly agreed that he will reply all the questions available at Facebook page and even emails and WhatsApp. And he shared that he replied all the questions, emails, WhatsApp, everything before coming to this session. A huge round of applause for sir for this kind action that he has replied all the questions. The material which will be used for today's session will be available where? In the comments section, in a link which is pinned in the video on our Facebook page, namely CA Students, icap.ca students. Without any further ado, I would like to call upon the person who has really made CA easy and who is always available to help CA students. Please welcome Sayyid Atif Hassan Abedi. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे बात शुरू करते हैं। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अब ये एक चैलेंज है कि बगैर ज़्यादा राइटिंग की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और चीज़ें समझाई जाएं। तो मैं जैसे पहले सहारा लिया था अपनी स्लाइड्स का, मैं दोबारा से यहाँ पे सहारा ले रहा हूँ अपनी स्लाइड्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें एग्रीमेंट समझना पड़ता है, और एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझना पड़ता है। एग्रीमेंट जैसे कि आप जानते हैं वादे को कहते हैं, किसी भी किस्म का वादा। एक बंदे ने दूसरे से वादा किया, हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ जो है वो बैठ के पढ़ाई किया करूँगा, हम लोग डेली 3 सवाल लिख के किया करेंगे, ये एक वादा है। दूसरे ने कहा हाँ हाँ मैं मान गया, आज जो हम डेली इकट्ठे पढ़ा करेंगे। तो ये एक वादा है जिसमें एक बंदे ने दूसरे को कहा मैं ऐसा करूँगा और दूसरा उसकी बात मान गया। जब पहले ने दूसरे से कहा मैं ऐसा करूँगा तो ये ऑफर थी, और जो दूसरा उसकी बात मान गया तो ये एक्सेप्टेंस थी। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस ऐड हुआ है तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान एक वादा हो गया। वादा मतलब एक एग्रीमेंट हो गया, इन दोनों के दरमियान एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया है। एक मिनट ज़रा लेज़र पॉइंटर ले आऊं। इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है जिसके तहत एक बंदे ने ऑफर दिया और दूसरे ने उसकी बात मान ली है। बट एग्रीमेंट या वादे की शरई हैसियत जो भी हो, लेकिन अगर हम कानूनी हैसियत की बात करें तो अगर एक बंदे ने दूसरे से एक वादा किया है और उसके बाद वो मुकर जाता है तो कानून कहेगा भाई तुम लोगों का आपस का वादा था, तोड़ दिया तो क्या है, ये तो दोस्ती यारी में अक्सर होता है, वादे तो टूट जाते हैं। अब ऐसे में कानूनी हैसियत इसमें कैसे ऐड हो सकती है? जब भी किसी एग्रीमेंट में कोई लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए। लीगल बाइंडिंग ऐड करने के कई तरीके हैं। कई दफ़ा क्या होता है, 2 बंदे जब मुआहदा कर रहे हो आपस में तो 2 गवाह बिठा लेते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोग गवाह बन जाओ, अगर कल को ये मुकर गया तो तुमने अदालत में गवाही दे देनी है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप गवर्नमेंट का स्टाम्प पेपर पकड़ते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं, साइन होता है, उसको गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर करा देते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटी।
जब आप लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, गवाह ले आए, राइटिंग ले आए, स्टैंप हो, साइन हो, इस तरह की चीज़ें कर दें जिससे उसकी एक लीगल हैसियत बन जाए, तो इसको हम कहते हैं लीगल बाइंडिंग। तो जब किसी एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए तो फिर उसकी एक कानूनी हैसियत बन जाती है। तो एन एग्रीमेंट विद अ प्रॉपर लीगल बाइंडिंग, यानी कि लीगल बाइंडिंग हमने कहा कानूनी बंधन, तो एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाने से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट है मुआयदा, एग्रीमेंट है वादा। आपने अक्सर सुना होगा जी वो मुआयदा होने जा रहा है, लोग ये नहीं कहते जी वादा होने जा रहा है। तो वादा जब लीगल लेवल का हो तो वो मुआयदा बन जाता है, यानी एग्रीमेंट में जब लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड होती है मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, लेकिन बस आज के बाद से हमने लीगल बाइंडिंग के ऊपर दोबारा बात नहीं करनी। यानी कि अब जब भी मैं आपसे कहूंगा ए ने बी से ये कहा, बी ने ए से ये कहा, तो इट वुड बी एज्यूम्ड के पीछे कहीं ना कहीं कोई लीगल बाइंडिंग है, वरना तो बेचारे एम लॉ के जितने भी सिनेरियोज हैं वो फंस जाएं, उसमें 2-3 एक्स्ट्रा लाइनें उन्हें लिखनी पड़े कि ए ने बी से ये वादा किया, फिर दोनों गए स्टाम्प पेपर भरा, उसको साइन किया, और उसके बाद तो अब एजम्पशन ये होगी कि जब भी मैं कहूँगा ए ने बी से ये बात की, बी ने ए से ये बात की, तो यू हैव टू एज्यूम के पीछे लीगल बाइंडिंग है। मतलब ये अब हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होता है तो आप ज़रूर बताएंगे कि एक ऐसा वादा जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड कर दी जाए वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि हमें वादे और मुआहदे में फ़र्क पता लगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला दें तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पे आपने रजिस्टर करा लिया, गवाह ले आए, या उसमें कोई कानूनी बंधन ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ तक। अब जब कानूनी बंधन ऐड हो गया तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये एनफोर्सेबल बन जाएगा। एनफोर्सेबल का मतलब है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़बरदस्ती करवाया जा सकता है। एक दोस्त से आपने वादा किया मैं तुम्हारे साथ चल के समोसे खाऊंगा, और अगले दिन मुकर गए, तो ऐसा नहीं है कि वो अदालत आपको लेके जाए कि देखें जी इसने मेरे से वादा किया था, अभी मेरे साथ समोसे खाने नहीं जा रहा, वो भी हंस पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने दूसरे के साथ मुआहदा किया और कागज़ पे लिखा हुआ है, साइन है, स्टैंप है, अब आप कहते हैं जी इस बंदे ने कहा था मुझे 1000 ये चीज़ें सप्लाई करेगा, इसने सप्लाई नहीं किया, काइंडली इसको पकड़ा जाए, तो अदालत उसको केस को सुनेगी और सज़ा सुनाएगी उसको कि तुमने क्या किया है, तुमने अपना मुआहदा तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब लीगल बाइंडिंग ऐड होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाता है। एनफोर्सेबल का मतलब है कि अगर एक बंदा इसको ना मान रहा हो तो अदालत या किसी भी अथॉरिटी के थ्रू उसको बाकायदा तरीके से काम में लाया जा सकता है, यानी कि वो बाउंड करेंगे कि अब इसको फॉलो करो, तो ये एनफोर्सेबल बन जाता है। तो नॉर्मली अब क्या होगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बजाय इसके कि हम हर दिन एक अलग एग्जांपल लेके चलें, कॉमनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझाने के लिए एक ए होता है और एक बी होता है। हालांकि इसी जगह अकरम और बशीर भी हो सकते हैं, लेकिन ए और बी से अल्फाज भी कम ज़ाया होते हैं और टीचर्स को लिखते हुए मेहनत भी कम करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर टीचर्स जो है वो करेक्टर्स के बजाय अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। तो मिस्टर ए और बी ये हमारा साथ देंगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो जगह जगह जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो ए और बी के थ्रू समझा रहा हूँ। फिर एक एग्जाम्पल कॉमन ले लेने से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। 1.5-2 साल पहले ICAP में रिवीजन क्लासेस थी, यहाँ पानी की एक बोतल रखी हुई थी, तो मैंने वो बोतल पकड़ी और वही एग्जाम्पल पूरे के पूरे सेशन पे गुजारी। अब उस वक्त चूंकि सिर्फ स्लाइड्स थी, लिखी हुई नहीं थी, अब मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स पे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मेरे पास एग्जाम्पल प्री प्लांटेड है। ए ने बी को 1 kg एक चीज़ देनी है और बी ने उसको 100 रुपये देने हैं। मौसम के अतबार से अगर हम देखें तो इस वक्त 100 रुपये में 1 दर्जन माल्टे मिल जाते हैं। दर्जन मुनासिब नहीं होगा, किलो की बात कर लेते हैं, तो 1 kg ऑरेंजेस को ले आते हैं। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 1 kg ऑरेंजेस देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे 100 रुपये दोगे? तो ए ने बी को जो कहा ये ऑफ़र है, और बी ने अगर उसकी बात मान ली, हाँ ठीक है मुझे तुम्हारी बात कबूल है, तो ये एक्सेप्टेंस बन जाएगी। तो ए ने बी से कहा है 1 kg ऑरेंजेस और बी ने कहा है कि ठीक है मैं 100 रुपये उसके अगेंस्ट दे दूंगा। तो अब ये 1 kg ऑरेंजेस और 100 रुपये थ्रू आउट हमारे साथ चलते रहेंगे। गर्मियों का मौसम होता तो आम की एग्जांपल लेते, तो ये बल्कि बड़ा कॉमन है, फेसबुक पे भी एक आध जगह शेयर हुआ था कि लो जी आब्दी साहब जब भी लॉ शुरू करेंगे तो वो एक ए होगा, एक बी होगा और एक 1 किलो मैंगो होंगे। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा जिद्दत इसमें ऐड करते हैं, मौसम के हिसाब से हम इसमें ऑरेंजेस ऐड कर लेते हैं। तो ए ने बी को 1 kg ऑरेंजेस की ऑफ़र की, जो कि बी ने मान ली। ए ने ऐसा नहीं करना कि वो कहे मैं 1 kg ऑरेंजेस देने लगाऊँ, बताओ तुम क्या कहते हो, और फिर बी कहे अच्छा मैं 100 रुपये देने लगाऊँ। ऐसा नहीं होगा। ऑफ़र का मतलब है ऑफ़र करने वाला पूरी बात दूसरे को बताए
कि मैं तुम्हें 1 kg ऑरेंजेस देने लगा हूं अगर तुम 100 रुपए देने पे तैयार हो जाओ, यानी उसको पूरी पेशकश करेगा, इस इरादे से करेगा कि ये मेरी तरफ से चीज है, बताओ तुम्हें कबूल है या नहीं। और जब दूसरा मनोवन वही बात एज इट इज मान जाएगा तो वो एक्सेप्टेंस बन जाएगी। तो जो हमारा ये चैप्टर 2 है, ये पहले तो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ बेसिक्स बताता है। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा क्योंकि उसके अंदर बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फलाना क्या होता है। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे वो कवर होंगे, तो किसी भी टाइम पे मैं आपको वो बेसिक्स दिखा दूंगा तो आप हंस के कहेंगे सर ये तो सारी बातें अब हमें आती हैं। तो ए और बी 1 kg ऑरेंजेस वर्सेस 100 रुपये, यहाँ से कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सी लॉ और एम लॉ के पैटर्न में थोड़ा फ़र्क है। सी लॉ के अंदर लंबी लंबी चीज़ें थी, बुलेट्स थी, डिस्क्रिप्शन थी, ये मेमोरेंडम चेंज करने का प्रोसेस, ये नेम चेंज करने का, ये लिस्ट है, ये लिमिटेशंस हैं, ये पावर्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं। सी लॉ ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, कम लॉजिकल है। एम लॉ ज़्यादा लॉजिकल है, कम डिस्क्रिप्टिव है। यानी अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो सी लॉ में ज़्यादा बातें और एम लॉ में कम बातें, बट एम लॉ में गहराई है। एम लॉ में एक सेंटेंस और सेंटेंस में से पूरा सिनेरियो बन जाता है। तो एम लॉ को हम वकीलों की तरह से पढ़ते हैं, हम वकीलों वाले एंगल से सोचते हैं कि अच्छा अगर ऐसे हो तो क्या होगा, अगर वैसे हो तो क्या होगा। फिर कभी कभी एक सवाल एक से ज़्यादा जगह से आंसर हो रहा होता है तो वहाँ यू आर टोटली फ्री कि आप कहीं से भी आंसर कर दें। इसीलिए आई कैप कहता है कि कानून बता दो। ऐसा ना हो कि आप कहीं से आंसर कर रहे हैं तो वो सोचेंगे ये पता नहीं क्या बात कर रहा है। अगर आप कानून बताएं, ये कानून है, ये सिचुएशन और मैं ये जवाब दे रहा हूँ, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि इस बच्चे ने लिंक निकाला है। तो अगर आपका जवाब उनके पास लिखे हुए से मैच नहीं भी कर रहा तो भी आपने चूंकि कानून बता के लिंक किया है तो वो आपको उसके कुछ ना कुछ नंबर दे रहे होंगे। कई दफ़ा पेपर चेकर के पास एक सवाल के मल्टीपल आंसर्स भी मौजूद होते हैं, जो उसने दिल ओपन रखा हुआ होता है कि मैं हर तरह का आंसर चेक कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हमने इन चीज़ों के ऊपर मोटी मोटी बात की। हमने कहा ऑफर क्या है, ऑफर एक पेशकश है। ए ने बी को, ए सब्जेक्ट है, ए ऑफर दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑफरर। नॉर्मली जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम उसके साथ ओ आर या ई आर लगा देंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उसके साथ डबल ई लगा देंगे। तो ऑफरर, ऑफरी। जैसे हम कहते हैं ना एग्जामिनर, एग्जामिनी, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई, तो इसी तरह से मेंटोर, मेंटी, इसी तरह से ऑफरर, ऑफरी। तो ऑफरर वो जो पेशकश कर रहा है, ऑफर करने वाले ने कहा था कि मैं 1 kg ऑरेंजेस आपको सप्लाई करूंगा अगर आप 100 रुपये देने पे तैयार हैं। अगर बी ने वही चीज़ एज इट इज़ मान ली तो वो उसकी एक्सेप्टेंस यानी कि रजामंदी बन जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, अब ऑफर के ऊपर हम डिस्कशन को लेके चलते हैं। ऑफर को ऑफर कब कहेंगे? ऑफर की पहले एक डेफिनेशन है जो कि आपने देखी हुई है। ऑफर का मतलब जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे को बात करता है कि वो उसकी रजामंदी लेना चाहता है तो वो ऑफर कहलाती है। अगर आप ऑफर की डेफिनेशन पढ़ने से पहले उसकी एसेंशियल्स पढ़ लें तो फिर आप ऑफर पे आते हैं तो कहानी काफ़ी ईजी हो जाती है आपके लिए। तो ऐसे में ऑफर में क्या ज़रूरी है, 2 बंदे होने चाहिए, एक जो ऑफर दे, दूसरा जिसको ऑफर दी जाए। जो ऑफर दे वो ऑफरर है और जिसको ऑफर दी जा रही है वो ऑफरी है। काफ़ी बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा हम रफ्तार तेज कर सकते हैं। ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, वाज़े वाशगाफ अल्फाज में कंफर्म बात हो, ठोस बात हो। ये ना हो कि ए बी से कहे कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें 1 kg ऑरेंजेस दे दूँ या तुम्हें जूते सप्लाई कर दूँ या कुछ कागज़ भी हो सकते हैं, तो तुम 100 रुपये दोगे। ये ऑफर नहीं है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, डेफिनेट नहीं है, कोई ठोस बात नहीं हो रही। ऑफर शुड बी क्लियर, कंक्रीट कि ये ऑफर है, इतने रुपए, इतनी चीज़, बताओ मानते हो या नहीं मानते। तो ऑफर प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें इबहाम नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, देन हम उसे ऑफर कहेंगे। अब हो सकता है पेपर में एक सिनेरियो कि इस तरह का जुमला बताएं कि ए ने बी को ऐसे कहा, अब बताओ क्या ये चैलेंजेबल है। आप कहेंगे भाई चैलेंजेबल तब होता जब कॉन्ट्रैक्ट बनता, और कॉन्ट्रैक्ट तब बनता जब ये जेन्युइन ऑफर होती। इसमें तो ऑफर की शर्त ही पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ऑफर की शर्त पूरी होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा। तो इस चैप्टर में हम मेनली ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, एक बंदे ने दूसरे बंदे को इसलिए ऑफर दिया है कि उसका इरादा था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का। ए ने अगर बी को छेड़ते हुए एवं शुगल में कहा कि हाँ भाई 1 kg ऑरेंजेस चाहिए तुम्हें, 100 रुपये दोगे, और ये क्या कि हंसना शुरू हो गया, ये ऑफर नहीं मानी जाएगी। ऑफर शुड बी समथिंग जिसमें एक इंटेंशन नजर आए कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को बाकायदा कहा है कि ये चीज़ है और दूसरा बंदा ताकि उस बात को माने, तो ऑफर में कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन हो। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक बंदा दिल ही दिल में अगर किसी को ऑफर दे रहा है तो वो ऑफर नहीं है,
आपने आहिस्ता से बोला, दूसरे ने नहीं सुना, वो ऑफर नहीं है। ऑफर बोल के भी हो सकती है, ऑफर लिख के भी हो सकती है, ऑफर एक्शन से भी हो सकती है। लिखी हुई या बोली गई ऑफर को हम कहते हैं एक्सप्रेस है, और अगर आपके एक्शन से शो हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं इम्प्लाइड। एक्शंस की एक बेस्ट एग्जांपल ऐसे दी जाती है कि जैसे आप एक स्टॉप पे खड़े हुए हैं और एक बस वाले ने आपके पास आके बस रोकी, कुछ नहीं बोला आपको, लेकिन ये रूट की बस है, ये यहाँ से आगे एक खास डेस्टिनेशन तक जा रही है और इसका खास किराया है वहाँ का, तो उसने आके बस आपके पास रोकी है। इसका मतलब है कि वो कह रहा है आ जाओ, तुम्हें वहाँ ले जाऊँ, पैसे दे दो, और आप उसी तरह से चलते चलते बस के अंदर चले गए, आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। ना दोनों में से किसी ने कुछ बोला है, ना दोनों में से किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन ऑफर देने वाले ने ऑफर भी दे दी और ऑफर एक्सेप्ट करने वाले ने एक्सेप्ट भी कर ली। तो कभी कभी आपके एक्शन से ऑफर कम्युनिकेट होती है और एक्शन से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है। तो जब आपके एक्शन से कम्युनिकेट हो तो उसको हम कहते हैं ये इम्प्लाइड है। जब कंडक्ट ऑफ द पर्सन के थ्रू होती है तो हम कहते हैं ये एक इम्प्लाइड है, और अगर वर्ड स्पोकन या रिटन हो तो इसको हम कहते हैं ये एक्सप्रेस है। तो ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए, सामने बंदा है तो बोल के कम्युनिकेट हो, दूर है तो फोन पे कम्युनिकेट हो, लेटर के थ्रू कम्युनिकेट हो। अगर आप खत के थ्रू ऑफर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने खत लिखा, लेटर बॉक्स में डाला और कह लो जी ऑफर कम्युनिकेट हो गई, नहीं। जब उसको पता लगेगा, उसके पास खत आएगा तो वो होगा कि हाँ भाई अब ऑफर कम्युनिकेट हुई है। तो ऑफर का, ये मैंने खत बीच में क्यों बोला, खत कहाँ से आ गया? आपने कभी खत भेजा है किसी को? 1872 एम लॉ बहुत पुराना है। कंपनी लॉ में मैंने आपको 2 लॉ पढ़ाए, 2017 का कंपनीज एक्ट, 2015 जो मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन मेरा एक वर्चुअल असिस्टेंट यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा होगा, मेरा ही अपना रिकॉर्डेड। तो चैप्टर 14 में हमें प्रोस्पेक्टस का जो एरिया नज़र आता है वो सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 है। उसके अलावा बाकी सारा कंपनी लॉ जो है वो, जो कंपनी लॉ का पोर्शन है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। तो वहाँ हम पढ़ते हैं मौजूदा कवानीन 2015 और 17। जब हम एम लॉ में आते हैं तो 1872, 1871, 1932 उस ज़माने की बातें कर रहे होते हैं। सबसे लेटेस्ट चीज़ है पाकिस्तान का आइन 1973, उससे पीछे पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब जो कानून हम पढ़े ना आइन के अलावा, जो सबसे लेटेस्ट कानून है वो भी तकरीबन को 90 साल पुराना है, और 1872 150 साल पुराना कानून। उस वक्त ईमेल्स नहीं होती थी, हाँ खत का एक फास्ट मेथड होता था, टेलीग्राम होता था या फैक्स होता था, तो उस टाइम पे वो चीज़ मौजूद थी। लेकिन उस वक्त अक्सर जगह ऑफर कम्युनिकेट जो है वो खत के थ्रू भी होती थी। तो अनफॉर्चुनेटली हम ख़तों किताबत की रूल्स भी पढ़ रहे होंगे इसमें, जो कि आज के मॉडर्न ज़माने में हमें ज़रूरत नहीं है। बट ना सिर्फ इस पर हम पढ़ेंगे बल्कि आईकैप भी उस पर सवाल बनाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो लॉ को देख रहे हैं। तो असूलन ये फरसूदा चीज़ है, पुरानी चीज़ है, हमें नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे बड़े भी तो नहीं ना कानून बना के दे रहे, या तो पाकिस्तान वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पाकिस्तान का कोई लेटेस्ट बनाए, उन सब ने वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पकड़ा हुआ है, सब उसी को यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ उसमें जहाँ इंडिया लिखा होता था वहाँ पाकिस्तान लिख दिया, बरसगीर के दौर का ये, और सब ने उसको अपने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ख़त के थ्रू ऑफर हो तो जब खत पहुँचेगा तो ऑफर कम्युनिकेट हो जाएगी। समझ आती है बात? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट होना चाहिए। जब आप एक बंदे को ऑफर दे रहे हैं तो आपका मकसद हो कि वो बंदा आपकी ऑफर पे एग्री करे, आपकी ऑफर को माने आपकी। तो यानी कि आपने अगर ए ने बी को कहा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैं आपको 1 kg ऑरेंजेस दे रहा हूँ और आप मुझे 100 रुपये दे दें। नहीं, मैं आपको 1 kg ऑरेंजेस दे रहा हूँ तो क्या आप मुझे 100 रुपये देंगे? क्वेश्चन मार्क। और इंतज़ार करेगी दूसरा उसका क्या जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं कि ऑफ़र दी और खुद ही सोच लिया कि ठीक है ऑफ़र तो अच्छी है, चलो ठीक है आगे डन करते हैं। तो ऑफ़र के सामने एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्सेंट का, कि आपको उसकी रजामंदी चाहिए। देन ऑफ़र कंडीशनल भी हो सकती है, ऑफ़र में कोई ना कोई शर्त हो सकती है। आप दूसरे को कोई ना कोई शर्त बता सकते हैं। जैसे ए ने अगर बी से कहा कि देखो मैं तुम्हें 1 kg ऑरेंजेस देने के लिए तैयार हूं अगर तुम मुझे 2 50-50 के नोट करके 100 रुपये दो। अब ये नॉर्मल ऑफर नहीं है, इसमें एक शर्त है, 2 50-50 के नोट करके दो। तो अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब है कि उसको वो शर्तें भी एक्सेप्ट करनी होंगी। अगर उसने 100 रुपये आपको भिजवा दिए तो आप कहेंगे नहीं ये एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि मेरी शर्त क्या थी, 2 50-50 के नोट होंगे तो बात बनेगी। तो ऑफर देने वाला ऑफर में कोई कंडीशन ऐड कर सकता है कि अगर ऐसा होगा तो ये ऑफर वैलिड है। वो कंडीशन ऐड कर सकता है कि अच्छा भाई मैं तुम्हें माल सप्लाई करूंगा अगर मेरा इंपोर्ट
हुआ हुआ शिपमेंट जो है पाकिस्तान पहुंच गया, मैं तुम्हें माल सप्लाई कर दूंगा, तो ये ऑफर तब वैलिड होगी जब वो कंडीशन मीट हो जाए। तो ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं और कंडीशन फिर मीट होगी तो फिर उसके मुताबिक ऑफर चलेगी। फिर वो कहते हैं कि ऑफर में नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है? नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम करें कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई है इन केस ऑफ नो रिप्लाई। यानी ए बी से कहे कि भाई मैं आपको ऑरेंजेस देने लगा हूँ 1 kg और आप मुझे 100 रुपये दे दें। चूँकि ये बड़ी मज़ेदार सी ऑफ़र लग रही है तो मुझे पता है कि अगर आपको एतराज़ होगा तो मुझे बताएंगे, अगर आप खामोश रहे तो मैं ऑटोमेटिकली समझ लूँगा कि आपने कबूल कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए कि अगला बंदा अपने एक्शन से या अपने वर्ड से या अपनी राइटिंग से उसको एक्सेप्ट करे। ये ऑफ़र नहीं होगी कि अगर ऑफ़र का जवाब नहीं आया तो मैं समझूंगा कि सब ओके है। ये पुराने ज़माने में इस तरह की कम्युनिकेशन होती थी, आज के दौर में इस तरह की नहीं है। मतलब चिट्ठी का जवाब ना आया तो मैं समझूंगा सब ओके है। ये जैसे मतलब आजकल वो मेरे एक रिलेटिव हैं, वो उनकी बहुत सारी मुझे मिस कॉल्स आती थी। मैंने एक दिन उन्हें कहा, मैंने कहा आप बार बार मिस कॉल करते हैं क्यों? तो उन्होंने कहा मैं मिस कॉल करके देख लेता हूँ आप खैरियत से हैं। तो मैंने कहा मिस कॉल करके मैंने या तो उठाई होती तो पता लग जाता मैं खैरियत से हूँ, मैंने नहीं उठाई तो आपने ऑटोमेटिकली कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं खैरियत से हूँ? तो ये एक अच्छी एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि आप मिस बेल दे के और कहें अच्छा जवाब नहीं आया चलो अल्हम्दुलिल्लाह अगला बंदा बिल्कुल खैरियत से है। तो ऑफ़र में ये वाला मजाक नहीं करना। ऑफ़र का जवाब आएगा तो ओके है, अगर जवाब नहीं आएगा तो इसका मतलब है ओके नहीं है। तो जवाब आएगा तो बात बनेगी। ऑफ़र का जवाब यूँ नहीं होगा कि तुम खामोश रहोगे या 3 दिन तक तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरी ऑफ़र के लिए वही जज्बात हैं जो मेरे दिल में है। मैं ऑरेंजेस तुम्हें बेचना चाह रहा हूँ, तुम 100 रुपये देने पे तैयार हो, तुम्हारा जवाब ना आया तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारी तरफ से भी ओके है। इस तरह का मजाक नहीं होगा। ऐसी बातें फिल्मों में होती हैं, ज़िंदगी में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नेगेटिव कन्फर्मेशन उन्होंने मना की हुई है। देन अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो उसको कम्युनिकेट करें, उसको बताएं। जैसे आपने कहा ना कि ये 2 करके मुझे 50-50 के आपने वो दे देने हैं, या इसमें ये वाली शर्त है कि अगर ऐसा हुआ तो ऑफ़र चलेगी। तो अगर ऑफ़र में कोई ख़ास कंडीशन है तो आपको प्रॉपर ऑफ़र के साथ उस खास कंडीशन को कम्युनिकेट करना है। आपने बताना है कि इस ऑफ़र में ये वाली शर्त है। देन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र। किताब ने सोचा कि अगर अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हो तो आपको कंफ्यूज करते हैं। ऑफ़र होनी चाहिए, इन्विटेशन टू ऑफ़र नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, बड़ी सारी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। ऑफ़र कहते हैं एक जेन्युइन एक्सप्रेस पेशकश को जिसमें एक बंदे ने दूसरे को बताया है कि क्या है और कैसे, और दूसरे ने सिर्फ येस कहना और काम डन हो जाना है। इन्विटेशन टू ऑफ़र बेसिकली एक माहौल बनाने को कहते हैं जहां एक बंदा दूसरे के लिए अवामिल पैदा कर रहा है कि वो आए और ऑफ़र दे। जैसे एक बंदा सामने जो है वो एक मेज़ पे फल सजा के बैठा हुआ, ऑरेंजेस सजा के बैठा हुआ, कोई रेट नहीं लगाया हुआ, मार्केट में आया हुआ और वेट कर रहा है कि कोई कस्टमर आए और आके कहे हाँ भाई ये 100 रुपये के देने या नहीं देने। तो वो सजा के जो उसने ऑरेंजेस रखे विदाउट गिविंग एनी ऑफ़र एक माहौल सा बना दिया कि आओ और अपने पसंद की ऑफ़र दो। ये जैसे कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके एक माहौल बना देती है कि इस डेट पे हमारी ऑप्शंस ओपन है, जो आके शेयर खरीदने की ऑफ़र देना चाहता है दे दे ऑफ़र। तो इनविटेशन ऑफ ऑफर बेसिकली एक इंटेंशन है एक बंदे की कि वो दूसरे को इनवाइट कर रहा है कि आओ एग्रीमेंट में। जैसा अखबार में इश्तिहार आते हैं कि हाँ भाई हम चीज़ें बेचने में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग आएँ अपनी अपनी ऑफर जमा कराएं। तो जब कोई बंदा दूसरे को ऑफर देने के लिए बुलाता है तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता। ऑफर होता है जिसमें एक बंदे ने कहा कि मैं ये चीज़ इतने की खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ या बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप कबूल करते हैं या नहीं। तो इनविटेशन टू ऑफर इज रेडीनेस ऑफ समवन के वो एग्रीमेंट में आ रहा है। अगर वही फल सजा के एक बंदा बैठा और साथ तख्ती हो और तख्ती पे लिखा हो 100 रुपये, तो इसका मतलब वो ऑफर कर रहा है। उसने कहा मैं 100 रुपये पर केजी ये चीज़ दे रहा हूँ। अब जो आके उस फल को उठाएगा उसने इम्प्लाइड एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर एक बंदा फल सजा के बैठा हुआ और उसने कोई ऑफर नहीं दी, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि सारे फल सजे हुए हैं, आओ फलों को सिलेक्ट करो और बात शुरू करो, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। तो ऑफर में इनविटेशन नहीं होनी चाहिए, ऑफर शुड बी जेन्युइन ऑफर। ऐसा ना हो कि अच्छा आप आएँ बात कीजिएगा फिर देखेंगे, ऐसे नहीं। ऑफर ये होनी चाहिए भाई ये चीज़ इतने दाम में है, बताओ चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऑफर इस तरह से डेफिनेट होनी चाहिए। ऑफर में ये ना हो कि जी आओ बैठेंगे तो बात करेंगे तो फिर बात निकलेगी। इनविटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए। मज़ीद अगेन इस पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो आपके पास वो फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह की ऑप्शन है, और आखिरी दिन आखिरी सेशन भी मौजूद है। जैसे कमती लॉ में भी आप लोग थक थक के भाग गए थे सबके सब,
एंड तक हम अकेला बहादुर यहाँ पे मौजूद था और बच्चे एक एक करके जो है वो मतलब गायब हो गए थे। अल्लाह करे अमला में आप लोगों की हिम्मतें जवान रहें, हौसले पुख्ता रहें। अब जब ऑफ़र की बात हो रही होती है तो उसी वक्त हमें रेवोकेशन भी पढ़ लेना चाहिए, ऑफ़र के लैप्स कैसे कैसे हो सकता है। अगर एक्सेप्ट होने से पहले पहले ही आपने रिवोक कर दिया, आपने ऑफर दी, ए ने बी से कहा था ऑरेंजेस, अभी बी सोच रहा था, ए ने कहा नहीं नहीं चलो छोड़ो वो अब मेरे पास सप्लाई खत्म हो गई है, मेरी ऑफर खत्म। एक्सेप्ट होने से पहले ऑफर खत्म की जा सकती है। टाइम लैप्स हो जाए, आपने कहा था 3 दिन तक मेरी ऑफर वैलिड है, 3 दिन गुजर गए, खत्म कहानी। अगर कोई टाइम नहीं बताया तो एक रीजनेबल टाइम। आपको पता है ऑरेंजेस इस तरह की कमोडिटी नहीं है कि एक बंदा दूसरे से कहे यार वो 2017 में तुमने मुझे ऑफर दी थी ऑरेंजेस, मैं तैयार हूँ, तो कहेगा यार खुदा का खौफ करो बड़ा टाइम गुजर गया है। अब कितना टाइम गुजरने के बाद ये ऑफर खत्म होगी, पता नहीं कितना टाइम। एक कॉलेज ने अगर बच्चे से कहा है कि आप सेशन में कभी भी एडमिशन ले लो आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो ये ऑफर 6 महीने तक वैलिड है। अगर ऑरेंजेस बेच रहा है तो ऑरेंजेस की अपनी एक लाइफ है, ये ऑफर शायद 10 दिन में 5 दिन में खत्म हो जाए। तो कौन सी ऑफर कब खत्म होनी है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। जब भी किसी का झगड़ा होगा वो अदालत में जाएंगे, व्हाट इज द वर्ड रीजनेबल ये अदालत बताएगी। जो कंटेनर्स वगैरह के एग्रीमेंट होते हैं उसमें तो 7-7 8-8 महीने तक ऑफर एक्सेप्टेंस का साइकिल चलता रहता है। तो वहाँ 6-7 महीने में भी अगर एक बंदा कहे कि टाइम गुजर गया और ऑफर वापस ले ले, तो अदालत कहेगी ऐसे थोड़ी होता है, ये तो 1.5-2 महीना तो खत जाने को लगता है, शिपमेंट को आने में लगता है। तो अगेन हर सेक्टर में हर बिजनेस में ऑफर की अलग अलग एक वो है लाइफ है। जैसे मैंने एक ऑफर दी कि जी एम लॉ के उस वाले सेशन में हम जो है वो सवाल जवाब लेंगे, तो वो ऑफर खत्म हो जाएगी, सेशन खत्म ऑफर खत्म। तो ऐसे में टाइम डिफाइंड हो तो उस टाइम के बाद ऑफर खत्म हो जाती है, और कोई टाइम ना डिफाइंड हो तो रीजनेबल टाइम में ऑफर खत्म हो जाती है। और रीजनेबल टाइम क्या है, रीजनेबल का वर्ड इंतहाई क्या है, अनरीजनेबल है। क्योंकि इस वो कितना रीजनेबल है हमें नहीं पता, ये अदालत बताएगी कि किस तरह की बात में कब रीजनेबल। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा सेशन के स्टार्ट में मुझे मेल करे, सर मेरी कुछ क्यूरीज है, मैं उसे कहूँ मैं रीजनेबल टाइम में तुम्हें जवाब देता हूँ, तो शायद 10 दिन बाद भी उसे जवाब मिल जाए, चल जाएगा। एक बच्चे ने फेसबुक पे आजकल सवाल पूछा, सर ये सवाल है, मैं उसे कहूँ रीजनेबल टाइम में जवाब दूंगा, तो 1 दिन में जवाब होगा, रीजनेबल हो जाएगा। हाँ 5 दिन लगाऊंगा तब रीजनेबल नहीं है। एक बच्चा पेपर से पिछली रात 11 बजे सवाल पूछता है, सर ये ज़रा सवाल बता दें, मैं उसे कहता अच्छा मैं रीजनेबल जवाब टाइम में तुम्हें बताता हूँ। अब रीजनेबल टाइम कितना है, अगला 1 घंटा मैक्सिमम। तो इसका मतलब है वर्ड रीजनेबल खुद एक रीजनेबल वर्ड नहीं है। रीजनेबल का मतलब है जो उस सिचुएशन उस माहौल के मुताबिक मुनासिब लग रहा हो। तो अब रीजनेबल पे आपसे बहस नहीं करेगा कोई सवाल में, क्योंकि रीजनेबल तय करना है अदालत ने कि क्या इन दो के दरमियान जो मामला हुआ वो रीजनेबल है या नहीं, क्या उसमें रीजनेबल टाइम था या नहीं। तो रीजनेबल टाइम सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वही टीचर वही स्टूडेंट वही ईमेल वही सवाल, कहीं 10 दिन भी रीजनेबल थे और कहीं 1 घंटा भी रीजनेबल नहीं है, मौके की मुनासबत से। तो शायद ये बातें मैं आप तय नहीं करेंगे, या आई के इतना बड़ा सिनेरियो नहीं देगा जिसमें सारे बातें बताई हों। ये अदालत ने तय करना है कि उस वक्त ये ऑफर रीजनेबल टाइम में ख़त्म हुई थी या नहीं हुई थी। तो लेट दिस फॉर द कोर्ट कि अब ये सही था गलत था, सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था, वो अदालत डिसाइड करेगी। देन ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी, ऑफर ने ऑफर दी और ऑफर देती हलाक हो गया, मतलब उसको 1 kg ऑरेंजेस के लूज होने का पता नहीं क्या गम था कि वो फौत हो गया। अगर दूसरे के एक्सेप्ट करने से पहले पहले वो फौत हो गया तो ऑफर ख़त्म। दुख की बात यह है कि दूसरे के एक्सेप्ट करने के बाद फौत हुआ तो ऑफर ख़त्म नहीं हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब उसके लीगल वर्सा वो ऑरेंजेस सप्लाई करने के पाबंद है, लाश से हम ऑरेंजेस निकलवाएंगे। तो कानून बेरहम है, वो इंसान के मरने पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करता। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो अब वो बच्चों को भरना पड़ेगा। हाँ अगर कोई पर्सनल स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है कि ए ने बी से कहा था मैं आके तुम्हारे कॉन्सर्ट में गाना गाऊंगा, अब अगर ए मर गया तो उसके बच्चे पता नहीं किस तरह का गाना गाते हो, तो जाहिर है फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फौत हो जाएगा। जो स्पेशल स्किल वाला है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो गुड्स या पैसे या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जिंदा रहता है बंदे मरने के बाद भी। हाँ अगर डेथ पहले हो गई उसकी एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर ख़त्म। इनसैनिटी यानी कि पागल हो गया ये, उससे पहले पहले ऑफर ख़त्म। आपने कुछ कंडीशंस रखी थी ऑफर में, पूरी नहीं हुई, ऑफर ख़त्म। काउंटर ऑफर आ गई, आपने ऑफर दी, अगले ने ऑफर के जवाब में एक ऑफर दे दी,
आपने कहा हाँ भाई अगर तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुम्हें 1 kg ऑरेंजेस देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें कबूल है? उसने कहा मैं 80 रुपये पे कबूल करता हूँ। उसने बदले में एक ऑफर दे दिया, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, उसने अपनी शर्त डाल दी है, ये काउंटर ऑफर हो गई है। उसने अब एक नई ऑफर करा दी है कि 80 रुपये में मैं ऑरेंजेस खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो अगर काउंटर ऑफर हो गई तो ओरिजिनल 100 वाली ऑफर खत्म। नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफरर, ऑफरर ने कुछ रिक्वायरमेंट बताई थी कि ये इसको एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट करते हुए तुमने 2 50-50 के नोट मुझे भेजने हैं, या इसको एक्सेप्ट करते हुए तुमने मुझे इस तरह से करके भेजना है। तो अगर उसने आपकी रिक्वायरमेंट का एहतराम नहीं किया तो ऑफर खत्म हो जाएगी, जो आपने ऑफर को एक्सेप्ट करने का तरीका बताया था। फिर अगर वो सिरे से एक्सेप्ट ना करे, या आपने कहा ये मेरी ऑफर, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, ऑफर उसी वक्त बेचारी दम तोड़ देगी। सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी या डिस्ट्रक्शन, आपने कहा कि मैं तुम्हें ऑरेंजेस देने के लिए तैयार हूं, उसके पास गए, उसने आपकी बात मान ली, या आपने भी ऑफर दी, वो अभी सोच रहा था, और मीनवाइल उन ऑरेंजेस पे बिजली गिर गई, वो ऑरेंजेस ही तबाह हो गए। अब उसको ऑरेंजेस, जो ऑरेंजेस आपने देने थे, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही तबाह हो गया, वो मुद्दा ही खत्म हो गया जिसके ऊपर हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑफर खत्म। हाँ, अगर एग्री होने के बाद होगा तो क्या होगा, वो यहाँ नहीं देखेंगे, वो आगे चैप्टर 6 में जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है। तो ऑफर और ऑफर की रेवोकेशन के ऊपर हमने बात की। यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। ऑफर तो हमें समझ आ गई। एक्सेप्टेंस क्या है? जब एक बंदा दूसरे की दी गई ऑफर को मनोअन मान ले, एज इट इज मान ले, हु बहू वैसे ही मान ले, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी इबाम के, तो वो बन जाएगी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और गैर मशरूत होनी चाहिए। एब्सोल्यूट हो के उसने कहा ये चीज़ ऐसे, उसने कहा हाँ बिल्कुल बाइनी ही ऐसे ही है, मैं आपकी बात मानता हूँ। वो जो उसने कहा 100 रुपये वाली बात अच्छी लग रही है लेकिन 80 हो जाए तो कमाल बात है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस ठोस होनी चाहिए, जैसे ऑफर ठोस थी, हाँ भाई 100 रुपये ऑरेंजेस, हाँ जी कबूल है, कोई डाउट नहीं, अगर कम हो जाता तो बेहतर था, अगर ऐसे कर लेते या वैसे सोच लेते। एब्सोल्यूट हो, बगैर किसी शर्त के हो। अगर कोई शर्त लगा दी एक्सेप्ट करते हुए कि एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ लेकिन 80 रुपये पे कर रहा हूँ, तो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, ये काउंटर ऑफर बन जाएगी। मुकाबले काउंटर और क्रॉस में फ़र्क है। क्रॉस ऑफर में दो बंदे सेम ऑफर एक दूसरे को दे देते हैं, काउंटर में ऑफर के बदले ऑफर आती है, आपकी ऑफर को थोड़ी सी तरमीम के साथ दूसरा बंदा आप ही को वापस कर देता है, तो वो काउंटर ऑफर बन जाती है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के ऊपर मैं सबसे एंड पे बात करूंगा क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा खिचड़ी है। रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, जो टाइम बताया उसमें हो, और टाइम ना बताया हो तो मुनासिब टाइम। और आपको पता है मुनासिब का मतलब मुनासिब नहीं है। मुनासिब का मतलब वो जो अदालत कह दे कि हाँ भाई ये मुनासिब था। मोड जो बताया हो कि हाँ भाई इस तरीके से तुमने एक्सेप्ट करना है, खत का जवाब खत से देना है, ठीक है। अगर मोड नहीं बताया तो एक्सेप्टेंस वैसे होगी जैसे कॉमनली होती है। अगर उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में खत से जवाब देना होता है तो खत से जवाब दे दे, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फ़ोन करके जवाब देना होता है तो फ़ोन करके जवाब दे दे। अगर एक्सेप्टेंस उस तरह से ना हो जैसे प्रपोजल में बताया गया था तो ऑफरर को इंसिस्ट करना चाहिए। ऑफरर ने कहा कि ये खत है, इस खत का जवाब खत से देना, दूसरे ने कॉल कर दिया हाँ भाई मुझे ऑफर एक्सेप्ट है। अगर ऑफरर भी मान जाए तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन ऑफरर को चाहिए कि अगर वो चाहता है कि मुझे उसी मोड में जवाब मिले तो वो उसको इंसिस्ट करे। अगर वो इंसिस्ट नहीं कर रहा तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने ये वाली चीज़ मान ली है, तो उसको इंसिस्ट करना होगा। इफ़ ही फेल्स टू इंसिस्ट विद इन रीजनेबल टाइम इट इज़ डीम्ड दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस, इसने उसकी बात मान ली है। इसी तरह से एक्सेप्टर को पता भी होना चाहिए प्रपोजल का एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर एक बंदे ने कहा हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो उसे पता भी हो कि आपने क्या बात की हुई है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो दी जाती है वो ये है कि अगर एक बंदे का बटवा गुम हो गया और उसने 10 लोगों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर कोई भी बंदा तुम में से या बाहर किसी को भी बता दो जो मेरा बटवा ढूंढ के लाएगा मैं उसे नाम दूंगा। 3 दिन बाद इसका एक दोस्त इसके पास आता है, तुम्हारा बटवा मेरे घर रह गया था ये ले लो, बट उस दोस्त को नहीं पता इसकी ऑफर का, तो इसे बटवा लेगा, शुक्रिया कहेगा, चलता बनेगा। एक दिन बाद अचानक से उस दोस्त को कोई और दोस्त बताएगा यार तुम्हें बटवा दिया, पैसे नहीं लिए, उस पर तो इनाम रखा था। अब अगर वो पलट के आके कहे मेरा इनाम, तो क्या आप उसे इनाम देने के पाबंद है? नहीं, उसको हमें इनाम देने के पाबंद नहीं है, क्योंकि उसने जो हरकत की वो एक दोस्ती थी, उसको तो हमारी ऑफर के नहीं पता था। उसके अलावा कोई ऐसा शख्स आके बटवा वापस करता है जिसको हमारी ऑफर का पता है, वो उसको हम एक्सेप्टेंस मानते हैं। इसने आके किया तो ये एक दोस्त की दोस्ती हम काउंट करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, बट हमारा कोई लीगल बाइंडिंग नहीं क्रिएट हुई। एक्सेप्टेंस ऑफर खत्म होने से पहले पहले होनी चाहिए,
जाहिर है एक बंदे ने ऑफर दी, ऑफर वापस भी ले ली, खत्म भी हो गई, और उसके 5 दिन बाद अचानक से दूसरा बंदा आया, हाँ जी मुझे कबूल है, कहेगा अब तो बहुत देर हो गई, कबूल तो टाइम पे कहना होता है, तो इतनी देर बाद तो 5 दिन तो बहुत आगे चले गए। नेगेटिव कंफर्मेशन, जैसे ऑफर में नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं है वैसे ही एक्सेप्टेंस में भी हु बहू वही अल्फाज उठा के यहाँ लिख दें वही बात बन जाएगी। ऑफर में नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आप ये नहीं कहेंगे कि ना बोला तो मैं हाँ समझूंगा, तो नेगेटिव कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस में भी नहीं होनी चाहिए। टेक्निकली ये एक जगह बता देते तो काम चल जाता, लेकिन उन्होंने भी अपने सफ़े भरे, तो चले कोई बात नहीं, हमारा क्या गया, मैंने यहाँ लिख दिया लेकिन उसको फिर काट के भी दिखा दिया कि मैं यहाँ बारात का ऐलान करता हूँ, इससे मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। पीछे चलते हैं, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। एक्सेप्टेंस बोल के दी जाए तो जैसे ही मेरे कानों ने सुना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई, लिख के दी जाए तो जैसे ही मैंने पढ़ा हो गई, लेकिन अगर खत आ गया खुदा ना खास्ता तो कहानी हो जाएगी पेचीदा। एक्सेप्टेंस में चीज़ घूम जाती है। क्यों घूम जाती है, पहले लॉजिक सुन लें, फिर एक टोटका ध्यान में रख लीजिएगा कि एक्सेप्टेंस हमेशा उलट होती है। पेचीदगी क्या है, ए ने बी से कहा कि मैं आपको इतने 100 पेटी ऑरेंजेस की देना चाहता हूं अगर आप इतने पैसे दे दें, या रिवर्स कर लेते हैं, बी ने ए से कहा कि मैं इतने पैसे आपको देने के लिए तैयार हूं अगर आप इतनी पेटियां मुझे दे दें। ए ने बी को खत भेजा पुराने दौर में, वो खत पहुंचा 1 महीने बाद, जिसमें लिखा था कि अगर आप इतनी पेटी मुझे फलाना फल की दे देंगे तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। ए को बात अच्छी लगी, बी के खत में जो रेट लिखा हुआ था वो अच्छा था, ए ने कहा हाँ मुझे कबूल है और ख़त लिख के वापस रवाना कर दिया। जब खत को आने में 1 महीना लगा है तो जाने में 1 महीना ही लगेगा। अब उधर से बी ने जो खत भेजा था जो 1 महीने बाद ए के पास पहुंचना था, और ए ने जब उसका सारा सामान उठा के साइड पे रखा, उसके लिए उतनी 100 पेटियां साइड पे की और उसको खत रवाना कर दिया, आपका माल मेरे पास तैयार है, बताएं कब डिलीवर करूं, मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो जब इसने खत एक्सेप्टेंस का भेज दिया तो अब इस बेचारे का कसूर नहीं है कि खत को 1 महीना लग रहा है, ये तो तैयार बैठा हुआ है माल तैयार करके। अब इसका खत नेचुरल डिले से पहुंच रहा है जो 1 महीने का है, ऑफरर को रीजनेबल टाइम तक इंतजार करना चाहिए। इसने अगर खत रवाना कर दिया तो समझें एक्सेप्टेंस हो गई, हालांकि खत उधर पहुंचा नहीं है लेकिन इसने खत रवाना कर दिया, इसका मतलब ये अपने आप बाउंड है और ये तो तैयार करके माल बैठा हुआ है, तो इधर ये खत रवाना करेगा, उधर वो बाउंड हो जाएगा जिसने ऑफर दी थी। खत अगर रास्ते में गुम हो जाए और बी को जिंदगी में कभी भी ना पता लगे कि ए ने उसे एक्सेप्टेंस भेजी थी, ए कभी भी कसूरवार नहीं माना जाएगा। ए बाउंड नहीं हुआ अभी तक अपनी एक्सेप्टेंस पे जब तक खत पहुंच ना जाए, लेकिन बी बाउंड हो चुका हुआ है जिसने ऑफर दी थी। क्यों बाउंड हो चुका है, क्योंकि अगला बंदा उसके लिए चीज़ें तैयार करके बैठा हुआ है। तो यहाँ लॉ ने ख़तों वाले रूल में थोड़ा सा उलट कर दिया, उन्होंने कहा जब एक्सेप्टेंस वाला अपना एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना कर देगा एन उसी वक्त बाउंड हो जाएगा ऑफर वाला बंदा, और जब खत ऑफर वाले बंदे के हाथ में पहुंच जाएगा एन उसी दिन बाउंड हो जाएगा एक्सेप्टेंस रवाना करने वाला बंदा। तो इसका मतलब ये है कि खत रवाना होगा तो दूसरा बंदा बाउंड होगा, खत पहुंचेगा तो पहला बंदा बाउंड होगा। मैं नॉर्मली कहता हूं जिसके हाथ में खत है वो नहीं, दूसरा बंदा बाउंड होता है। खत भेजने वाले ने खत भेजा, बाउंड हो गया वो, खत रिसीव करने वाले ने खत रिसीव किया, बाउंड हो गया ये। सिनेरियो बना के 1872 पोस्ट के कवानीन, 15 जुलाई को ए ने बी को खत भेजा ऑफर का, जो कि बी को मिला 20 जुलाई को। बी ने 22 जुलाई को खत रवाना किया और वो खत पहुंचा 27 जुलाई को। ऑफर तो कहानी सीधी है कि ऑफर जब पहुंची और इसने पढ़ी उस दिन उसकी कम्युनिकेशन हो गई, तो ऑफर की कहानी तो सिंपल है। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, बी ने एक्सेप्टेंस का खत कब रवाना किया है, 22 जुलाई को। तो जिस दिन इसने खत रवाना किया है बाउंड कौन हो गया, ए, और जब ये खत इसके पास पहुंच गया है तो कौन बाउंड हुआ, बी। तो ये आपने इस डायग्राम को ध्यान में रखना है कि खत ये रवाना करेगा बाउंड वो हो जाएगा, खत उस तक पहुंचेगा बाउंड ये हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस में मामला थोड़ा सा उलट होता है। तो ये डायग्रामेटिकली हमने इसको देखने की कोशिश की। वापस पीछे आते हैं, लिखाई से महसूस हो गए होंगे आप,
पता है ऐसी लिखाई पे भी आई कि अपने कर दिया पास, इसका मतलब है लिखाई मसला नहीं है, वाकई मसला नहीं है। जिन लोगों की मेरी तरह गंदी राइटिंग है मायूस मत हो, कभी गंदी राइटिंग पे पेपर फेल नहीं हुआ। हाँ बचपन में टीचर ज़रूर क्लास से निकाल देते थे, उनको क्या पता था आगे जाके किताबें लिखनी है लैपटॉप के ऊपर, वो स्किल चाहिए ही नहीं थी। आपका तो फिर बचपन मॉडर्न ज़माने के, हमने तो तख्तियाँ भी लिखी हैं। मेरे से कागज़ पे अच्छा नहीं लिखा जा रहा तो तख्ती पे सोचो क्या होता होगा। बहुत जलील हुआ हूँ बचपन में। खैर कोई बात नहीं, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, राइटिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं की और ज़िंदगी की जंग लड़ता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी स्किल्स ने हौसला दे दिया। तो अगर आप में कोई चीज़ कम है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने कोई चीज़ ज़्यादा भी दी होती है। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन, अब हम आते हैं रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब है इनकार। रेवोकेशन ऑफर की भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। ऑफर भेजी किसने? ऑफरर ने। रिवोक कौन कर रहा है? ऑफरर। ऑफरर ने ही ऑफर भेजी थी, ऑफरर ही उसे रिवोक करेगा। आपने जहन में रखना है एक्सेप्टेंस की कहानी को। ऑफरर ने ऑफर भेजी, ऑफरर अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है उस दिन तक जब उसी के नज़दीक एक्सेप्टेंस हो जाए, उसके बाद नहीं कर सकता। दोबारा सुन लें, ऑफरर अपनी ऑफर को तब तक रिवोक कर सकता है जब तक उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस नहीं हुई। और उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन होती है? जब खत रवाना होता है वहां से। एक्सेप्ट करने वाले की क्या वो है? टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट, यानी एज पर एक्सेप्टर। तो क्यों कंफ्यूज होते हैं? आसान सा रूल है, ये वाला रूल लोगों को कंफ्यूज करता है, रेवोकेशन वाला। तो आपने एक्सेप्टेंस को देख लेना है। ऑफर देने वाले ने ऑफर भेजी, तो जब ऑफरर के नजदीक एक्सेप्टेंस की कंफर्मेशन जो है उस दिन तक वो ऑफर रिवोक कर सकता है। और एक्सेप्टेंस वाले ने क्या भेजा था? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस देने वाला एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है कब तक? जब तक उस एक्सेप्ट करने वाले की नज़र में कम्युनिकेशन नहीं हुई। और उसकी नज़र में कब कम्युनिकेशन होगी? जब खत पहुंचेगा। तो आपने सिंपली एक्सेप्टेंस की कहानी को जोड़ देना है। आपने देखना है कि रिवोक क्या करना है, ऑफर या एक्सेप्टेंस। ऑफर रिवोक करनी है, ओके। ऑफर वाले भाई तुम्हारे नज़दीक जिस दिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है वहां तक कर सकते हो तुम रिवोक। अच्छा, रिवोक क्या होना है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वाले भाई तुम्हारे नज़दीक जिस दिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी है उस दिन तक एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है। पता नहीं मैं अपने सामीन को किस मंजिल तक ले आया। बात कुछ को समझ आ रही है? सामीन भी और नाजरीन भी हैं। डायग्राम में देखते हैं। अगेन कम्युनिकेशन रेवोकेशन की जाहिर है जो भेजता है, जिस वक्त खत भेजता है उस वक्त वो उसको पता होता है मैं रिवोक कर रहा हूँ, लेकिन रेवोकेशन कंप्लीट कब होगी? जब वो पहुंचेगी। तो हमने अभी पहले पढ़ा टाइमिंग, रेवोकेशन कब तक हो सकती है। अब इसको एक और डायग्राम में देखते हैं, मजीद पेचीदा डायग्राम। ए ने बी को खत लिखा, प्यारे बी, ये मेरी तरफ से एक ऑफर है। खत चला 15 जुलाई को और पहुंचा 20 जुलाई को। 21 जुलाई को, सॉरी 18 जुलाई को ए को ख्याल आया कि मैं ऑफर को रिवोक कर दूं। उसने रेवोकेशन ऑफ ऑफर का खत भेजा। वो खत मिला यहां 21 जुलाई। बी ने खत का जवाब, ऑफर का जवाब देना था 22 जुलाई को। जिस दिन ये जवाब भेजता है कौन बाउंड होता है? ए, यानी कि ये टेढ़ी वाली लाइन ऐसे जाती है, ए बाउंड होता है। तो इसका मतलब है ए कौन सी तारीख को बाउंड होगा अपनी ऑफर के लिए? 22 जुलाई। तो 22 से पहले पहले ए रिवोक कर सकता है। ऑफर देने वाला ऑफर को अपने नज़दीक कम्युनिकेशन से पहले पहले रिवोक कर सकता है। कम्युनिकेशन हमेशा एक्सेप्टेंस की बात होगी। अच्छा, बी ने खत भेजा, फर्ज करें उसने रेवोकेशन नहीं की, सब कुछ ओके है। बी ने एक्सेप्टेंस भेजी 22 को, जो कि पहुंचनी है 27 को। बी एक्सेप्टेंस कब तक खत्म कर सकता है? जो बी के नज़दीक एक्सेप्टेंस की डेट है। बी के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कौन सी डेट है? 27।
तो इसका मतलब है ऑफर को रिवोक करने वाला एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके नज़दीक जिस दिन होती है तब तक कर सकता है, एक्सेप्टेंस को रिवोक करने वाला जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके नज़दीक होती है। तो बस आपने ये देखना है कि एक्सेप्टर है या ऑफरर है, उसके नज़दीक जो भी दिन है ना वो डेडलाइन है उसके वाले डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने का। ऑफरर एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता और एक्सेप्टर ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। ऑफर हमेशा ऑफरर रिवोक करेगा और एक्सेप्टेंस, और किस वक्त तक कर सकते हैं, जो बंदा भी अपना डॉक्यूमेंट रिवोक कर रहा है उसके नज़दीक एक्सेप्टेंस जिस भी दिन होती है वो उस दिन तक या उससे पीछे पीछे तक अपने वाला डॉक्यूमेंट रिवोक कर सकता है। ये टोटका ध्यान में रख लें, पेपर में कोई भी सिनेरियो आए इस तरह से डायग्राम बनाए आई क्या बिल्कुल माइंड नहीं करेगा, आप डायग्राम बना के उसको सॉल्व करें, उन्हें समझ आ जाएगा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। डन, बात हमें समझ आई। ऑफर एक्सेप्टेंस और उसकी सारी खिचड़ी को हमने समझा और उसमें रेवोकेशन का भी ट्विस्ट ऐड कर दिया। तो जब आपके पास ये हैंड आउट हो तो इन दो डायग्राम्स को आपने यूज़ करना, ये ज़्यादा मज़ेदार डायग्राम है। दूसरी वाली डायग्राम में हमने रेवोकेशन के एलिमेंट को डिस्कस किया है।